चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। पहले वीडियो में हमने मनुष्य के बाहरी और आंतरिक अंगों की हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें मैंने बताया था कि हमारा जो बाहरी हिस्सा है, हमारा जो मॉर्फोलॉजी है, वो तो दिखाई देता है, लेकिन जो हमारे इंटरनल पार्ट हैं बॉडी के, वो हमको विजुअल नहीं होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो एक सिस्टम में काम करते हैं। तो ये जिज्ञासा का विषय बना रहता है हम बच्चों के लिए। हमारे बच्चों के लिए जिज्ञासा का विषय है कि हमारा जो इंटरनल सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो केवल और केवल हम इंटरनल पार्ट के हिस्सों के नाम याद कर लें तो भी काफ़ी होता है, लेकिन साथ में हम उनकी फंक्शनिंग को भी थोड़ा सा देख लेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम प्रयास करेंगे कि हम अपने इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडीज, जो इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडीज हैं, उनको देखेंगे और साथ साथ में उनकी फंक्शनिंग को भी देखेंगे। तो आइए मैं शुरुआत कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको भोजन तंत्र के बारे में बताया था, क्योंकि ये एक जिज्ञासा है कि जो हम भोजन करते हैं वो हमारे शरीर में कहाँ जाता है, कैसे उसका पाचन होता है और भोजन हमारे लिए ज़रूरी क्यों होता है। प्रश्न बहुत ही सिंपल है और जवाब भी उसका उतना ही सिंपल है। हमारा जो भोजन है वो एक नलिका में जाता है, उसे हम कहते हैं आहार नाल। आहार नाल में हमारे माउथ से खाना स्टार्ट होता है, यानी आहार नाल में कौन कौन से भाग होते हैं उनको हम देखेंगे। दूसरा, हम जो कुछ भी खाते हैं पीते हैं उसको पाचन किया जाता है इस आहार नाल में। तो वह पाचन में सहायक जो एक और सिस्टम है उसे कहते हैं पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये हमारे भोजन को पचाने में हमारा सहयोग करते हैं। अब मैं बारी बारी से बात करूंगा। सबसे पहले हम आहार नाल की चर्चा करते हैं कि आहार नाल कैसी होती है, इनमें कौन कौन से भाग होते हैं और कैसे उसमें भोजन स्टार्ट से एंड तक जाता है। तो आइए इसकी हम बात करते हैं। हालांकि एक छोटी सी जानकारी आपको आपके नोट्स के अनुसार है। 7 मीटर लंबी होती है हमारी आहार नाल। ओके, 7 मीटर लंबी होती है ये, 7 मीटर लंबी। आहार नाल में कौन कौन से भाग होते हैं? तो सबसे पहले होता है मुख। आहार नाल का पहला जो भाग है वो है आपका मुख, जिसे हम इंग्लिश में माउथ कहते हैं। ये जो मुख होता है वो क्या होता है? जो हमारे 2 होंठ होते हैं उनके बीच की जो दरार है उसे हम मुख कहते हैं। 2 होठों के बीच की जो दरार है उसको हम मुख कहते हैं। और इसके बाद आहार नाल का दूसरा जो हिस्सा है जिसमें भोजन जाता है वो है मुख गुहा, जिसे हम इंग्लिश में वक्कल कैविटी बोलते हैं। वक्कल कैविटी, मुख गुहा। इस मुख गुहा में जैसे हम भोजन को खाते हैं, इंटेक करते हैं, तो मुख से करते हैं, ये पहला रास्ता है आहार नाल का। फिर मुख गुहा में वो खाना चला जाता है। जब हम इस मुख गुहा को देखते हैं तो इसमें हमें 2-3 चीजें दिखाई देती हैं। बेसिकली इसमें हमें दिखाई देते हैं दांत, दूसरा हमें दिखाई देती है जिह्वा और तीसरा हिस्सा हमें दिखाई देता है तालू। ये तो इस प्रकार से यहां मुख गुहा में ये 3 पार्ट्स हमको दिखाई देते हैं। आप इन्हें ABCD कर सकते हैं, ABC। अब इनमें इनकी भूमिका क्या होती है? जैसे ही हम कुछ भी भोजन के रूप में लेते हैं तो उसे दांत चबाने का काम करते हैं और जिह्वा चबाने में मदद करती है, लार स्रावित करती है और तालू भी भोजन को चबाने में मदद करते हैं। कुल मिलाके यहां इस मुख गुहा में भोजन को चबाना, महीन करना स्टार्ट हो जाता है।
साथ में यहां पर ये पाचक ग्रंथियों की भूमिका स्टार्ट हो जाती है। जो लार के रूप में हम लोग जहां एक लिक्विड पदार्थ रिलीज करते हैं लार, उसमें एक एंजाइम होता है और यहीं पर पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। मुख से ही पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। सबसे पहले हम एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले दांतों को समझते हैं। दांत सभी जंतुओं के होते हैं, नहीं होते हैं। इस आधार पर तो दो प्रकार के प्राणी होते हैं, दंतहीन, दंत वाले, जिनको दांत हैं और जिनको दांत नहीं है। तो जिनके दांत हैं उनके दांत सभी के एक जैसे नहीं होते। हम यहाँ उदाहरण के तौर पर मनुष्य के दांत ले लेते हैं। वैसे तो कुत्ते के भी दांत होते हैं, जानवरों और अन्य जानवर, गाय है, भैंस है, उनके भी दांत हैं, लेकिन यहाँ मनुष्य के दांतों को ले लेते हैं। मनुष्य के दांतों को लेते हैं तो मनुष्य के दांत भी सभी के सभी एक जैसे नहीं है। कहा जाता है, आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के दांत होते हैं 32। मनुष्य के दांत 32 होते हैं, लेकिन ये 32 दांत संरचना में एक जैसे नहीं होते, बल्कि अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? तो हम दांतों के टाइप यहां देख लेते हैं। जैसे मैं यहां दांत लिख देता हूं। दांतों का पहला टाइप कि दांत हमारे द्विवार दंती होते हैं। पहली विशेषता है कि दांत हमारा कैसा होता है? द्विवार दंती। द्विवार दंती, डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट, 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 द्विवार दंती। द्विवार दंती का मतलब होता है कि हमारे जीवन में 2 बार दांत आते हैं। जो पहली बार दांत आते हैं जब हम जन्म लेते हैं, और पहली बार बच्चे को जब दांत आते हैं तो उन्हें हम मिल्क टीथ बोलते हैं, दूध के दांत बोलते हैं, या अस्थायी दांत बोलते हैं, टेम्परेरी टीथ बोलते हैं। तो वो जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अस्थायी दांत। मिल्क टीथ भी बोलते हैं, दूध के दांत बोलते हैं, दूध के दांत, कुछ भी बोल दीजिए, ये अस्थायी दांत होते हैं। ठीक है। इनकी संख्या 20 होती है, जो जीवन में 2 बार आते हैं। यानी 32 दांत होते हैं, लेकिन 32 के 32 दांत द्विवार दंती नहीं होते। उनमें सिर्फ 20 दांत होते हैं जो द्विवार दंती होते हैं। बाकी के जो दांत होते हैं वो द्विवार दंती नहीं होते। ठीक है। और इन दांतों के स्थान पे जो दांत नए आते हैं उनको बोलते हैं स्थायी दांत। स्थायी दांत, स्थायी दांत बोलते हैं, यानी वो परमानेंट टीथ होते हैं। अगर वो आपके गिर जाते हैं तो फिर आपके जीवन में दोबारा से ये दांत नहीं आने वाले। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे दांत हैं वो द्विवार दंती होते हैं। दूसरी विशेषता है हमारे दांतों की कि हमारे दांत विषम दंती होते हैं। विषम दंती, विषम दंती दूसरी विशेषता है, विषम दंती होते हैं। विषम दंती होते हैं। हेटेरोडोंट बोलते हैं जिसको हम, हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट, यानी हमारे दांत एक जैसे नहीं होते, अलग अलग टाइप के होते हैं। वो अलग अलग टाइप के कौन से होते हैं? तो आप उनको इस नाम से जानते हैं कि जो सबसे आगे आपको दांत दिखाई देते हैं वो होते हैं इंसाइजर, इंसाइजर। दूसरे जो दांत होते हैं उन्हें बोलते हैं केनाइन, केनाइन। तीसरे प्रकार के जो दांत दिखाई देते हैं उन्हें बोलते हैं प्रीमोलर। और चौथे जो दांत टाइप दिखाई देता है वो होता है मोलर। हिंदी में
अगर हम बोले तो मोलर को हम चवर्णक बोलते हैं, अग्र चवर्णक, पश्च चवर्णक, ऐसे हिंदी में बोलते हैं इनको। और इंसाइजर जो होते हैं और जो केनाइन होते हैं इनको भी कृदंत ऐसा कुछ बोलते हैं, इंग्लिश में इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो ये 4 टाइप के दांत हमारे होते हैं। अब इसमें जो आप देखिएगा, हम एक सूत्र बताते हैं जिसे हम दंत सूत्र कहते हैं। हर एक जीव का दंत सूत्र अलग अलग होता है। सबका दंत सूत्र हमें ज्ञात हो ये यहाँ आवश्यक नहीं है इस प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर हमें मनुष्य का दंत सूत्र कभी कभी पूछा जा सकता है, हमारे नॉलेज के लिए हमारे दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि दांत एक जैसे नहीं है तो दंत सूत्र हमें याद होना चाहिए। तो दंत सूत्र क्या है हमारा, जैसे आप जानते हैं 21-23 ये हमारा दंत सूत्र है और 32 दांतों को हमें काउंट करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए ये इंसाइजर है, इंसाइजर है पहला टाइप। यहां लिख दिया मैंने केनाइन, यहां लिख दिया मैंने प्रीमोलर और यहां लिख दिया मैंने मोलर। अब इसमें आप देखिए 32 दांत हैं टोटल हमारे। 32 दांत हैं वो 2 जबड़ों में लगे हुए हैं। 2 जबड़े हमारे, एक ऊपर का जबड़ा है, एक नीचे का जबड़ा है। ऊपर के जबड़े में 16 दांत हैं और नीचे के जबड़े में 16 दांत हैं। तो कुल मिला के जो 32 हैं वो 2 भागों में है, 16 और 16। ऊपर के जबड़े में 16 और नीचे के जबड़े में 16। अच्छी बात यह है मनुष्य की कि हमारे जो ऊपर के जबड़े के दांत हैं वही नीचे के जबड़े के दांत हैं। न तो उनकी वैरायटी में कोई अंतर है, न उनकी नंबरिंग में कोई अंतर है। अन्य जानवरों में ये अंतर आ जाता है कि ऊपर के जबड़े में वो दांत कुछ और है और नीचे के जबड़े में उसकी संख्या कुछ और है। या हो सकता है एक दांत ऊपर के जबड़े में है पर नीचे के जबड़े में नहीं है। ऐसे उदाहरण आपको कई जानवरों में देखने को मिलेंगे। लेकिन मनुष्य के संदर्भ में बात करें तो मनुष्य के लिए अच्छी बात है कि उनके दोनों जबड़ों के दांत सेम होते हैं और इसीलिए टोटल जो 32 दांत हैं उनमें से 16 दांत ऊपर के जबड़े में होते हैं और 16 दांत नीचे के जबड़े में होते हैं। अब इसमें भी हम क्या करते हैं कि जो हमारा जबड़ा है, जैसे ऊपर का जबड़ा है उसके भी 2 भाग हैं। एक भाग है उसको राइट साइड बोलते हैं, दूसरा भाग है उसको लेफ्ट साइड बोलते हैं। जब इसको राइट साइड लेफ्ट साइड को हम बांटते हैं ठीक बीच में से, नाक के सीध में ठीक बीच में से हमारा लेफ्ट साइड होगा और राइट साइड होगा। ऊपर के जबड़े के साथ भी यही है और नीचे के जबड़े के साथ भी। अब इसमें ये 16 मैंने बताया यहां पर, तो 16 को आप क्या करेंगे, ये 32 है, 32 को मैंने कहा कि 16 ऊपर के जबड़े में, 16 नीचे के जबड़े में, और फिर इसमें भी 2 पार्ट कर दीजिए लेफ्ट राइट, तो 8 इधर हो जाएगा लेफ्ट और 8 इधर हो जाएगा राइट। ठीक ऐसे ही इसके साथ भी यही होगा, 8 हो जाएगा लेफ्ट और 8 हो जाएगा राइट। अगर इनको हम ऐड करेंगे तो टोटल 32 हो जाएगा। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला हम यहां बनाने जा रहे हैं, ये जो फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं उनमें से हम ऊपर के जबड़े की एक साइड ले लेंगे और नीचे की जबड़े की एक साइड ले लेंगे। इच्छा है आपकी, आप लेफ्ट साइड भी ले सकते हैं, आप राइट साइड भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए हम देख लेते हैं, ऊपर के जबड़े का ले लेते हैं लेफ्ट साइड, नीचे के जबड़े का भी ले लेते हैं लेफ्ट साइड। यानी ऊपर भी 8 आ जाएंगे, नीचे भी 8 आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, 21-23। फॉर्मूला क्या है, 21-23। यानी यहां लिखेंगे 2/2। इसका मतलब है कि ऊपर के जबड़े के लेफ्ट साइड में 2 दांत इंसाइजर हैं, वैसे ही नीचे के जबड़े में लेफ्ट साइड में 2 दांत इंसाइजर हैं। ऐसे ही केनाइन 1/1, 1/1। इसका मतलब है कि ऊपर के जबड़े के लेफ्ट में एक केनाइन है और नीचे के जबड़े के लेफ्ट में भी एक केनाइन है। ऐसे ही प्रीमोलर की संख्या है 2/2, 2/2। यानी ऊपर के जबड़े के लेफ्ट साइड में 2 प्रीमोलर हैं, ऐसे ही नीचे के जबड़े की लेफ्ट साइड में 2 प्रीमोलर हैं, और ऐसे ही मोलर हैं आपके 3/3, 3/3 यानी 3/3। यानी इसमें भी ऊपर के जबड़े के लेफ्ट साइड में 3 मोलर हैं, ऐसे ही निचले जबड़े के लेफ्ट साइड में 3 मोलर दांत हैं। अब इनको आप काउंट कर लीजिए, तो काउंट करोगे
2 1 3 3 2 5 5 और 3 8, सेम नंबर नीचे है तो 8/8, यानी दोनों जबड़ों के लेफ्ट साइड में 8 दांत हैं। और चूंकि राइट साइड का ही इतना सेम है तो 8 और 8 कितना हो जाएगा, इसको यहां अपन कर देते हैं, 8/8 बराबर 16/16, सीधी सी बात है। अब नीचे 16 ऊपर 16, टोटल कितने हो जाएंगे, 32। इस प्रकार से यह हमारा दंत सूत्र है जो आपसे अक्सर पूछा जाता है, तो आप इस हिसाब से इसको याद रख सकते हैं। अगर आप दांत की संरचना देखना चाहें, जरूरत नहीं है फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा ये दांत होता है इस प्रकार से, ये, और ये है हमारा ये जबड़ा है जिसमें ये दांत अंदर फिक्स रहता है, और ये दांत की कैविटी होती है। कई बार कहते हैं ना दांत में कीड़ा लग गया, दांत में कैविटी होगी, तो वो ये पोर्शन होता है। तो ये दांत है और दांत का ये जो हिस्सा है वो खाली रहता है, इसमें एक लिक्विड भरा होता है, इसे हम पल्प बोलते हैं, पल्प। और इस कैविटी को हम पल्प कैविटी बोलेंगे, खाली स्थान को, ठीक है। हमारे दांत की चमक है जिसकी वजह से हमारे दांत चमकते हैं, लेकिन तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से वो चमक हम खो देते हैं, या दांत को ज्यादा रगड़ने से हम वो चमक खो देते हैं। तो हमारे दांत की जो चमक है वो किसके कारण है, तो इस दांत के ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है ऊपर, उसे बोलते हैं एनेमल, एनेमल, एनेमल या इनेमल, इनेमल, इनेमल की लेयर होती है जिसकी वजह से हमारे दांत चमकते हैं। दांत का जो अंदरूनी हिस्सा होता है वो सबसे कठोर हिस्सा माना जाता है, उसे बोलते हैं डेंटाइन, उसे हम बोलते हैं डेंटाइन। तो कुल मिला के ये हमारा एक दांत स्ट्रक्चर है, इस प्रकार का हमारा दांत होता है। तो दांत की जानकारी अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप ये याद रखना है कि हमारे जो 20 दांत हैं वो द्विवार दंती हैं और बाकी के दांत हैं वो द्विवार दंती नहीं है, यानी 12 दांत जीवन में सिर्फ एक बार आते हैं, और वो 12 दांत ये वाले होते हैं, ये लास्ट वाले, है ना। जो चौवाड़क दांत हैं वो हमारे एक बार ही आते हैं। इवन इस मोलर दांत को तो हम अक्ल दाढ़ के नाम से भी जानते हैं, अक्ल दाढ़, यानी जब ये वाला दांत आ जाएगा आपका लास्ट वाला, तो आपको अकल आ गई, ये मान लिया जाएगा। और ये कहा जाता है 21 साल की उम्र में, ये आपको 20-21 साल की उम्र में ये दांत आ जाता है, तो आप मान जाएंगे कि आप बुद्धिमान हो गए, इसलिए विजडम टीथ भी इसको बोल देते हैं कि आपको बुद्धि आ गई। क्या, तो ये हमारे दांत की एक इंट्रोडक्शन थी। दांत को हमने समझ लिया कि हमारा दांत किस प्रकार से काम करते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है हमारे दांतों का। आइए दूसरा हिस्सा हम जानते हैं। और हाँ, दांत के बारे में एक चीज और है कि दांत को हम द्विवारदंती कहते हैं, विषमदंती कहते हैं, थीकोडोंट भी कहते हैं, गर्तवासी। हमारा दांत कैसा होता है, गर्तवासी होता है। ये गर्तवासी जो मैंने अभी चित्र बनाया था कि हमारा जो दांत है वो मसूड़ों में अंदर तक धंसा रहता है, अंदर तक फिक्स रहता है, इसीलिए उसको कहते हैं गर्तवासी, थीकोडोंट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं थीकोडोंट। तो इस प्रकार से ये हमारा दांत है जिसको हम बोलते हैं थीकोडोंट। क्लियर। अब इसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। आगे हमारा दूसरा पार्ट जो हमारे मुख में दिखाई देता है उसको बोलते हैं जिब्या, टंग। ये जिब्या मांसल होती है, ठीक है। ये जिब्या कैसी होती है, मांसल, जैसे ये इस प्रकार से हमारी जिब्या होती है। किसी की चपटी है, किसी की नुकीली है ना, अलग अलग लोगों की अलग अलग जिब्या होती है, बट ये एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारी मुख गुहा में। इस यहाँ पे इस जिब्या पर, टंग पर आपको ये जो मैंने पॉइंट आउट किए हैं इनको बोलते हैं टेस्ट पेपली या स्वादांकुर, स्वादांकुर, स्वादांकुर हैं, टेस्ट पेपली हैं। इनसे ही हमें भोजन का
स्वाद आता है टेस्ट पेपली की वजह से। हमारी जिह्वा पर ये टेस्ट पेपली अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग स्थान पर होती है। जैसे यहाँ नमक को टेस्ट करने वाले टेस्ट पेपली हैं, यहाँ आप नमक लगा लेते हैं, आसानी से उसको हम लोग पहचान पाते हैं कि ये नमक है। मीठा खाने वाला टेस्ट पेपली यहाँ पर होता है, अगर आप पूरा चबाओगे मीठा तभी पता चलेगा मीठा है कि नहीं है। कड़वा कहीं पर होगा, खट्टा कहीं पर होगा, नमकीन कहीं पर होगा। तो इस प्रकार से हमारी जिह्वा के ऊपर जो मसल हमारी जिह्वा होती है उसके ऊपर टेस्ट पेपली होते हैं बहुत सारे, और वो हमारा टेस्ट लेने का काम करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पाचक ग्रंथियों को लेकर जो मैं कह रहा था कि मुख में पाचक ग्रंथियों का जो एक्टिवेशन है वो शुरू हो जाता है, काम शुरू हो जाता है। तो यही इसी जिह्वा के नीचे लार स्रावित करने वाली कुछ ग्रंथियां होती हैं जिन्हें हम सलाइवा ग्लैंड्स बोलते हैं, लार ग्रंथियां बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां लार ग्रंथियां, ये लार ग्रंथियां हैं। इससे जो निकलने वाला जो मटेरियल है ग्रंथि से लिक्विड जो निकलता है उसमें दो प्रकार के लिक्विड होते हैं। एक जो भोजन का पाचन शुरू कर देते हैं, आप लोग जानते हैं कि मुख से ही मंड का स्टार्च का, हमारे भोजन में जो स्टार्च होता है उसका पाचन शुरू हो जाता है। साथ में यहां पर एक ऐसा भी लिक्विड है जो भोजन के साथ में आए कीटाणु जीवाणुओं को भी मार देता है। तो ये थोड़ा सा हमारी लार में क्षारीय गुण होता है, थोड़ा सा क्षारीय सिम्टम्स होते हैं, और इस प्रकार से ये लार है वो हमारे भोजन को लुगदी बनाने में सहयोग करती है। तो इस प्रकार से ये हम आगे बढ़ेंगे, जिह्वा की चर्चा करेंगे। तो जिह्वा में कौन सी है, हमारे यहाँ पर ग्रंथियां हैं जिनको हम टंग के पास में होती हैं, लार स्रावित करती हैं, लार ग्रंथियां बोलते हैं उनको, है ना, सलाइवा ग्लैंड्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये जिह्वा का रोल है। क्लियर। इसके बाद है हमारा तालु। तालु भी हमारे दो होते हैं, एक ऊपर का तालु होता है और एक नीचे का तालु होता है। ऊपर का तालु है, ऊपर के नहीं सॉरी नीचे तालु नहीं होता, सॉरी ऊपर तालु होता है एक, और उसके दो भाग हैं, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। जो आगे का है वो हार्ड पैलेट है, यानी पैलेट का मतलब तालु, कठोर तालु, कोमल तालु। तो जो बाहर वाला तालु है वो कठोर है, और जो अंदर वाला तालु है वो ठोस है, कोमल है, और बाहर का ठोस है ना, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। ये भी भोजन को चबाने में सहयोग करता है। जब आपके दांत टूट जाएंगे तो उस समय भोजन को चबाने में सबसे बड़ा सहयोग करता है तो वो तालु है। दांत है तब भी ये करता है, उसको मसलने में सहयोग करता है। तो इस प्रकार से ये एक हमारी मुख गुहा में तीन हिस्से दिखाई दे रहे हैं, दांत, जिह्वा और तालु। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे इस चर्चा को हम लेके चलेंगे। इतना अगर आपकी समझ में आ गया हो तो चलिए। ऑनलाइन वीडियो से ये फायदा है कि अगर आपकी एक बार में समझ में नहीं आ रहा है आप पॉज कर लीजिए, बैक कर लीजिए, है ना। अगर आप बोर हो रहे हैं तो पानी वानी पी के फिर से चालू कर लीजिए वीडियो, तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है। अब मुख गुहा के बाद तीसरा जो भाग होता है वो होता है आपका, देख लेते हैं। तीसरा जो भाग है वो है आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स को हम लिख देते हैं फेरिंग्स। ये जो फेरिंग्स है ये मुख गुहा के बाद एक नलिका होती है, और इस नलिका में दो छिद्र होते हैं। फेरिंग्स में दो छिद्र होते हैं, एक होता है गुलेट और दूसरा होता है ग्लॉटिस। भोजन का संबंध गुलेट का है, भोजन का संबंध गुलेट से है।
ग्लोटिस का संबंध हमारी सांस लेने से है। तो सांस लेने वाली बात तो हम बाद में करेंगे, पहले हम भोजन वाली बात करेंगे, गुलेट की। और फेरिंक्स, ये मान लीजिए कि एक होल है, एक छिद्र है, ये वाला यहां पे ये हिस्सा है, गर्दन में हमारे जो हिस्सा होता है वो फेरिंक्स है। और इसके बाद जो हिस्सा है उसे बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस हिंदी में मैं लिख देता हूं, ईसोफेगस। ईसोफेगस फेरिंक्स के बाद ईसोफेगस है जो हमारे चेस्ट वाले हिस्से में है। ठीक है, इन दोनों जगह पर कोई किसी प्रकार का पाचन नहीं होता, केवल ये भोजन को फिसलने के लिए रास्ता देते हैं, चाहे वो फेरिंक्स हो चाहे वो ईसोफेगस हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पांचवा जो पोर्शन आता है हमारे पाचन तंत्र का वो होता है आमाशय। आमाशय जैसे हम लोग स्टोमक कहते हैं, और छठवां जो आहार नाल का हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं आंत। आंत्र, इसके दो भाग होते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। सातवां जो पोर्शन होता है वो होता है रेक्टम, मलाशय। रेक्टम। और आठवां है वो होता है एनुस। इस प्रकार से ये पूरी की पूरी हमारी आहार नाल है, जिसको मैंने 1 से लेकर 8 तक के हिस्सों में बांटा। ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि हम जो खाते हैं पीते हैं वो पूरे का पूरा इन पोर्शंस में जाता है और जगह जगह उनका पाचन होता है। मैंने कहा कि फेरिंक्स में गुलेट नाम का एक छिद्र होता है, उससे भोजन ईसोफेगस में चला जाता है। ईसोफेगस में सिर्फ भोजन फिसल के नीचे आमाशय में इकट्ठा हो जाता है। कहानी पाचन की आमाशय से स्टार्ट, वैसे स्टार्ट तो मुख गुहा से हो गई थी, लेकिन यहां कोई पाचन नहीं है। पाचन क्रिया फिर से स्टार्ट होती है आमाशय में। आमाशय में तो इस आमाशय को समझना बहुत जरूरी है, और इस पूरी प्रक्रिया में पाचक ग्रंथियां बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। आइए मैं पाचक ग्रंथियों के बारे में भी साथ में आपको इस चार्ट के माध्यम से बता देता हूं। सबसे पहले पाचक ग्रंथि है जो हमने बताई थी लार ग्रंथि। सबसे पहले है आपकी लार ग्रंथि, जो हमारी जीभ के नीचे होती है और वो लार स्रावित करती रहती है। जब भी आप भूखे होते हैं, आपके सामने कोई भोजन का नाम तक ले दे या परसी हुई थाली आपको दिख जाए, आप बहुत भूखे हैं, तो ये लार ग्रंथियां अपने आप एक्टिव हो जाती है, क्योंकि इस पूरे के पूरे सिस्टम का कनेक्शन हमारे ब्रेन से होता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही यहां पर रिएक्शन होता है। कभी कभार तो मन में ही गुलाब जामुन सोच लो तो मुंह में पानी आ जाएगा, नींबू देख लो कटा हुआ तो मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि सारा का सारा कनेक्शन हमारी ब्रेन से है ना। तो ब्रेन में हमारी पीयूष ग्रंथि है, वो सबकी मास्टर है। तो सबसे पहले पाचक ग्रंथि है, जिसके कारण हमारे भोजन के अंदर जो स्टार्च है, जो मंड है, उसका पाचन शुरू हो जाता है। ओके, दूसरा आमाशय ग्रंथि होती है। आमाशय ग्रंथि, आमाशय ग्रंथियां होती हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे क्या क्या होता है वहां पर। तीसरा
जो इंटेस्टाइन है वो ग्लैंड होती हैं, आंत्रिय ग्रंथियां होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट नाम है यकृत, और दूसरा इंपॉर्टेंट है पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। ये जो ग्रंथियों के मैंने नाम लिखे हैं ये हमारे भोजन को पचाने में पूरी तरह से सहयोगी हैं। कैसे कैसे सहयोग करेगी उसको भी हम समझेंगे। लाल ग्रंथि के बारे में बात हो गई है, आमाशय ग्रंथि के बारे में बताऊंगा, आंत में जो ग्रंथियां उनके बारे में बताऊंगा, और खासकर लीवर और अग्नाशय के बारे में बात होगी। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो आप नोट कर लीजिए यकृत, लीवर। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है वो है लीवर, एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है अग्नाशय के बारे में। हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय, एक। दूसरा हमारे शरीर की गुलाबी ग्रंथि है वो अग्नाशय। तीसरा हमारे शरीर की मिक्स ग्लैंड कौन सी है तो अग्नाशय, और कोई शरीर में मिक्स ग्लैंड नहीं है। ये हमारे शरीर की मिक्स ग्लैंड है अग्नाशय। अब इसे मिक्स क्यों कहते हैं, गुलाबी क्यों कहते हैं, ये सारे इनको सम्मान क्यों दिए जा रहे हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी ग्रंथियां हैं टोटल, इसके अलावा कोई ग्रंथि नहीं है। ये हमारे भोजन को पचाने वाली ग्रंथियां यही है। बॉडी में तो बहुत सारी ग्रंथियां हैं पर उनका रोल यहां पर नहीं है। रोल जिनका है वो ये है भोजन को पचाने में। हमारे भोजन में पचने के लिए होता क्या है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। हमारे भोजन में पचने के लिए होता है प्रोटीन, एक पॉइंट। हमारे भोजन में पचने के लिए प्रोटीन होता है, और दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा होता है वसा, लिपिड्स। तीन चीजें हैं जिनका पाचन किया जाना है, और इन तीनों को पचाने के लिए ये तीनों कंटेंट है हमारे भोजन के, मुख्य कंटेंट है हमारे भोजन के। इन्हें पचाने के लिए ये जद्दोजहद है ग्रंथियों की। ये ग्रंथियां इनको पचाने में सहयोगी हैं। अब प्रोटीन कहां से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलेगा, वसा कहां से मिलेगा, ये तो आगे भी हम पढ़ेंगे चैप्टर में। प्रोटीन हम जानते हैं दालों से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट हमें अनाजों से मिलता है, दलहन से हमें वसा, तिलहन से हमें वसा। दलहन से प्रोटीन, अनाज से कार्बोहाइड्रेट, और तिलहन से वसा, यानी तेल है वो वसा है, घी भी वसा है, और बहुत सारे अन्य हमारे पास स्रोत हैं इन तीनों बड़े भोजन के। चलिए अब मैं आपको एक चित्र बना के समझा देता हूं पूरे भोजन तंत्र को। इसको मैं साफ किए देता हूं। तो अब ये चित्र आप देख सकते हैं, ये बहुत ही सामान्य सा मैंने एक आउटलाइन डायग्राम बनाया है। किताबों में अलग तरीके से छपा होता है पर वो मैं समझने के लिए आउटलाइन डायग्राम मेरे लिए ठीक है। तो ये हमारा मुख है, माउथ बोल देता हूं मैं इंग्लिश में इसको। ये हमारी बक्कल कैविटी है, पहले मैं बता चुका हूं। ये हमारा फेरिंग्स है, ये हमारा ईसोफेगस है जो अभी मैं बोल रहा था भोजन खिसक के नीचे आता है, राइट। ये हमारा स्टोमक है, कहानी यहां से शुरू होती है, स्टोमक है, ठीक है। अब स्टोमक में क्या होता है, देखिए स्टोमक में ग्रंथियां हैं, स्टोमक में ग्रंथियां हैं जिन्हें हम पेट कहते हैं, हिंदी में पेट कहते हैं इसको। तो यहां पर ग्रंथियां हैं। यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि दूध के अंदर जो प्रोटीन है उसका पाचन कहां पर होता है, तो आप बताना आमाशय में। दूध की प्रोटीन का पाचन कहां होता है, आमाशय में। दूध में प्रोटीन का नाम है केसीन। दूध की जो प्रोटीन है उसका नाम है केसीन। दूध की
प्रोटीन केसिन। केसिन का पाचन करने के लिए इसमें एक एंजाइम होता है, उसका नाम है रेनिन। ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि केसिन जो प्रोटीन है वो किसमें पाई जाती है, तो आप बताएंगे दूध में। उसे पचाने के लिए कौन सा एंजाइम है, तो वो है रेनिन। ठीक है। बाकी इसमें कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए एमाइलेज होता है। इसमें किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट। इसे पचाने के लिए होता है एमाइलेज। कई टाइप के हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एमाइलेज। प्रोटीन को बचाने वाला होता है। एक बात, दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर अम्ल का रिसाव होता है। इसी आमाशय में एक एसिड निकलता है जिसे बोलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे चर्चा करना, HCl। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह बड़ा खतरनाक है। इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति को भूखा नहीं रहना चाहिए। अगर आपको भूख लगे तो आपको कुछ खा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप पेट में कुछ खाएंगे नहीं तो ये HCl निकलेगा। एसिड है, बहुत खतरनाक एसिड है। और ये एसिड इसकी जो अंदरूनी लेयरिंग है उसमें जला देगी, उसमें घाव कर देगा। HCl का होना यहाँ है ही, अनिवार्यता है, वो तो होगा ही, पर यहाँ खाना लाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इससे प्रॉब्लम होगी। आप बोलते मुझे एसिडिटी हो गई, वो यही एसिड है। आपको खट्टी डकार आती है, वो इसी के लिए जिम्मेदार है। आपको खट्टी उल्टी आती, कभी हरी उल्टी आ जाती है, HCl होता है वो। तो इसीलिए हमें सुबह सुबह कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह जैसे भूख लगती है ये निकलना शुरू होता है। क्यों? इसका काम क्या है? इसका काम ये है, थोड़ा वॉल्यूम करो उसका वॉल्यूम करो थोड़ा। इसका काम ये है कि हमारे भोजन के साथ में यदि कोई ऐसा खाने में कीटाणु विटाणु आ गया है जिससे भोजन में हमें बीमारी हो सकती है, उसे मारने के लिए HCl काम करता है, उसे खत्म करने के लिए HCl काम करता है। एक तो ये है। दूसरा, आमाशय में भोजन का जो पाचन होना है वो अम्लीय माध्यम में होगा, तो इसलिए यहां का जो मीडियम है वह एसिडिक बना दिया जाएगा, अम्लीय बना दिया जाएगा, जिसके लिए HCl जरूरी है। तो इसीलिए HCl यहां पर इंपॉर्टेंट है। एक, हानिकारक पदार्थों को, हानिकारक कीटाणु जीवाणु जो भी कुछ आ गया भोजन में उनको खत्म कर देना, और यहां पाचन क्रिया शुरू हो जाए, मीडियम एसिडिक बना देना। तो ये HCl का काम है। तो ये HCl का महत्व आपकी समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा एक काम और बताता हूं मैं इस आमाशय। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये परीक्षा में पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा अलग बात है, लेकिन इसकी जानकारी आपको हो जाए वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, जानवरों का जो आमाशय होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। जानवरों का आमाशय कैसा होता है कि जानवर अपना घास खाता है, भोजन खाता है, और इस पेट के अंदर भर लेता है, फिर वो बैठ जाता है आराम से, फिर ये भोजन वापस उसके मुंह में आता है, वो गुहा में आता है, फिर उसको आराम से बैठ के वो चबाता है। उसे कहते हैं जुबाली करना। तो जानवर है वो जो खासकर जो भैंस है, बकरी है, गाय है, जो शाकाहारी है वो जुबाली करते हैं। मांसाहारियों में ये सब नहीं होता, मनुष्य के अंदर भी ये नहीं होता। केवल हमारे शाकाहारी जानवर हैं, भैंस है, बकरी है, गाय है, इनमें ये विशेषता होती है, हमारे अंदर ये विशेषता नहीं है। तो जो हमारा जो आमाशय है वो स्टोर रूम तो है ही, साथ में ये हमारी चक्की भी कही जाती है, हमारे शरीर की चक्की, ग्राइंडिंग करने वाला, वो भी आमाशय है। तो हमारे शरीर की चक्की भी कहते हैं इसे, ग्राइंडिंग मशीन है। अगर थोड़ा भोजन चबाने में आपके दांत वांत ठीक नहीं है, भोजन कम चबा पा रहे हैं, तो ये चबा देगा, और इसमें भोजन को लुगदी बना दिया जाता है। लुगदी, जैसे आटे की हम लोई बना लेते हैं ना, वैसी लुगदी जब ये बन जाता है यहां पर,
तब ये भोजन यहां से डिस्चार्ज होने के लिए तैयार है। पाचन यहां पर हो चुका है। बच्चों में ये ज्यादा एक्टिव होता है रेनिन, क्योंकि दूध बच्चे ज्यादा पीते हैं, इसीलिए बच्चों में ये रेनिन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ज्यादा पैदा होता है केसिन को बचाने के लिए। जैसे जैसे उम्र में बड़े होते जाते हैं तो दूध हम पीना कम कर देते हैं, इसलिए इसका प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। तो बच्चों में कौन सा एंजाइम केसिन के पाचन के लिए होता है, तो आप बताएंगे रेनिन होता है। दैट्स ओके। ये जो यहां पे आधे आटे की जो लुगदी टाइप की बन जाती है उसे बोलते हैं चाइम या काइम, काइम चूर्ण है ना। कायम चूर्ण होता है ना, वो कायम शब्द यहीं से आया। जो आप कायम चूर्ण जो ऐड करते हैं वो लोग बताते हैं कि अगर अभी हमारा चूर्ण खा लेंगे तो कायम पच जाएगा, तो उसका नाम है कायम चूर्ण। वास्तव में इसको कायम बोलते हैं, जो हमारा भोजन यहाँ लुगदी बन गया उसको कायम बोलते हैं। क्लियर। अब ये यहां पर छोटी आंत में आ जाता है। यहां से छोटी आंत में जैसे ये कायम आता है, यहां पर पाचन बहुत अच्छे तरीके से शुरू हो जाता है। इस छोटी आंत में संपूर्ण पाचन होता है। अब अगर आप कहें कि हमारे शरीर में भोजन का संपूर्ण पाचन कहां पर होता है, तो आप बताइएगा छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में प्रोटीन को पचाने के लिए प्रोटीएज, वसा को पचाने के लिए पेप्सेज या पेप्सिन, और कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने के लिए एमाइलेज जैसे एंजाइम के कई टाइप यहां पर होते हैं, और वो इन तीनों बड़े घटकों का पाचन करते हैं। पानी का पाचन नहीं होता, दवाइयों का पाचन नहीं होता, ध्यान रखना। मेडिसिन डाइजेशन नहीं होता, मेडिसिन का वाटर जो पीते हैं उसका डाइजेशन नहीं होता, बाकी सबका डाइजेशन होता है। क्लियर। ओके। अब आती है भूमिका इन दो ग्रंथियों की, लीवर और पैंक्रियास, जो दोनों ही संयुक्त रूप से छोटी आंत में खुलती हैं। अब आप याद रखना, छोटी आंत और बड़ी आंत, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, इसे बोलते हैं बड़ी आंत। देखिए, बड़ी आंत, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी लंबाई बहुत होती है, इसकी लंबाई बहुत होती है, फिर भी इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसका वॉल्यूम कम है, इसीलिए इसको छोटी आंत बोलते हैं। इसकी लंबाई कम होती है बड़ी आंत की, फिर भी हम इसको बड़ी आंत बोलते हैं, क्यों? इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसीलिए इसको बड़ी आंत बोलते हैं। क्लियर। संपूर्ण जो पाचन है वो कहां पर होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत के तीन भाग होते हैं। स्टार्टिंग वाला होता है उसे ड्यूडेनम बोलते हैं, स्टार्टिंग वाला जो भाग होता है इसको ड्यूडेनम बोलते हैं। बीच का जो भाग होता है उसे जेजुनम बोलते हैं, और अंतिम जो भाग होता है छोटी आंत का, जहां से वो बड़ी आंत में मिक्स होती है, उसे हम इलियम बोलते हैं। तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, वैसे नाम आप याद रख लीजिए। बार बार इस वीडियो को आप सुनेंगे तो नाम वैसे याद हो जाएंगे, लिखना जरूरी नहीं है। तो इन तीनों भागों में भोजन का जबरदस्त पाचन होता है। अब इसमें लीवर की भूमिका को देख लेते हैं। लीवर की भूमिका तो बहुत होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लीवर के बिना पाचन संभव नहीं है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन लीवर के अंदर से निकलने वाला जितना भी लिक्विड है वो भोजन का पाचन नहीं करता। ध्यान रखना, लिवर जूस इज नॉट ए डाइजेस्टिव जूस, बट इसके इस जूस के बिना पाचन क्रिया होगी नहीं। यानी पाचन क्रिया में सबसे ज्यादा सहयोग करता है तो वो लिवर जूस होता है। लिवर जूस क्या करता है? सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है वसा के पाचन में सहयोग। वसा के पाचन में सहयोग लिवर है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और यह करता है वसा का इमल्सिफिकेशन। वसा का इमल्सिफिकेशन।
पाचन तो लाइपेज ही करेगा। जो लाइपेज एंजाइम होता है, जो छोटी आंत की दीवार में लगी हुई ग्रंथियों से निकलता है, पाचन वही करेगा, लाइपेज एंजाइम। लेकिन इस वसा को जब तक तोड़ा नहीं जाएगा, जब तक इसको ब्रेक नहीं किया जाएगा, टुकड़े नहीं किए जाएंगे, इमल्सिफिकेशन नहीं किया जाएगा, तब तक इस पर लाइपेज नाम का एंजाइम काम नहीं करेगा। और इसके टुकड़े टुकड़े इसको तोड़ने का, इसका इमल्सिफिकेशन कौन करेगा? लिवर जूस। इस मायने में पाचन क्रिया में इसका रोल है। दूसरा, पेनक्रियाज, इसे गुलाबी ग्रंथि कहते हैं, अग्नाशय। गुलाबी कलर है इसलिए गुलाबी ग्रंथि है। इसमें ही लैंगरहैंस के द्वीप समूह नाम की कुछ कोशिकाएं, विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अल्फा बीटा गामा कोशिकाएं होती हैं। यहां से बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं, बहुत सारे एंजाइम स्रावित होते हैं, जैसे ग्लूकोगॉन वगैरह वगैरह। ये लेकिन याद रखना, यहां से वो सारे एंजाइम निकलते हैं जो प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का पाचन करने वाले होते हैं। और लिवर और ये पेनक्रियास दोनों पहले ज्वाइंट होते हैं, इससे पहले ज्वाइंट हो जाएंगे और फिर दोनों एक ही छिद्र से जाके खुलते हैं छोटी आंत में, अपने जूस को डाल देते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर ये पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। क्लियर? उसके बाद भोजन आ जाता है बड़ी आंत में। ये बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता, सिर्फ अपचित भोजन आता है। और अपचित भोजन के साथ में अगर पानी की अतिरिक्त मात्रा आ जाती है तो उसको यहां पर अवशोषित कर लिया जाएगा, जिससे कि हमारे बॉडी का डिहाइड्रेशन ना हो। तो ये डिहाइड्रेशन ना हो, इसका ख्याल रखा जाता है बड़ी आंत में। और उसके बाद रेक्टम होता है, जहां से अपचित भोजन को एनुस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से छोटी आंत बड़ी आंत की जॉइंट पर एक और संरचना देखी जाती है, जिसे हम कहते हैं बिल्कुल ऐसी होती है, फूली हुई सी संरचना होती है। इस प्रकार से एक वैल्यूम टाइप की या उंगली जैसी एक संरचना होती है, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, सॉरी, अपेंडिक्स। ये क्या है? हमारे शरीर का अवशेषी भाग है, इसका कोई काम नहीं है। जब हम लोग कच्ची पत्तियां खाते थे, कच्ची सब्जियां खाते थे, तो उनमें सेल्यूलोज आता था, और यहां पर सेल्यूलोज को पचाने वाला एक ई कोलाई जीवाणु रहता था, जो हमारा सहयोगी था। ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया रहता था इस अपेंडिक्स में, और वो सेल्यूलोज का पाचन कर लिया करता था। तो हमारे सेल्यूलोज पचाने के लिए कोई एंजाइम नहीं था, तो ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया ये काम कर दिया करता था। और ई कोलाई बैक्टीरिया का जो मुख्य भोजन है वो सेल्यूलोज था, उसको भोजन मिल जाया करता था। तो इसीलिए ये हमारा एक दूसरे का सहयोगी संबंध हो गया, यानी हम इसका सहयोग कर रहे हैं हमारा। लेकिन चूंकि अब हम कच्ची सब्जियां नहीं खा रहे हैं, तो इसीलिए इसकी आवश्यकता भी खत्म हो गई, सेल्यूलोज आ ही नहीं रहे खाने में, इसीलिए ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया भी खत्म हो गया। और इसीलिए कभी कभी इसमें भोजन भी चला जाता है, तो हमारे पेट में दर्द होता है और अपेंडिक्स का ऑपरेशन होकर इसको निकाल दिया जाता है, खत्म। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा भोजन तंत्र है। तो आज आपने इस हमारे पूरे भोजन सिस्टम को समझा। हमारे इस आमाशय में 3 किलोग्राम तक भोजन आप इकट्ठा रख सकते हो, अलग अलग क्षमता है भैया। और भोजन अगर ठीक ठाक थोड़ा सा संतुलित लेंगे तो ये ऐसे मूवमेंट करता रहता है, वो होना बहुत जरूरी है। 3 से 6 घंटे में हमारे भोजन का पूरा पाचन हो जाता है, और उसके बाद हमको भूख लगने लगती है, तब हमें भोजन लेना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारा पाचन तंत्र था आज के लेक्चर में। इसे आप अच्छी तरीके से समझना, बार बार इस वीडियो को देखना, तो आपको भोजन तंत्र से संबंधित सामान्य सी जानकारी है, पूरा डिटेल नहीं है, पर एक सामान्य जानकारी जो एक बालक को होनी चाहिए, जिसने कभी जीवन में इसको पढ़ा नहीं है, साइंस नहीं पढ़ा है, तो वो इसको समझ सकता है कि हमारे शरीर में ये होता है। ज्यादा क्रिटिकल मैंने नाम नहीं बताए हैं,
एंजाइम्स के नाम नहीं बताए हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने जो टेक्निकली वर्ड है वो नहीं बताए हैं क्योंकि वो आपके लेवल पर नहीं है। तो आज के लिए इतना ही।